हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए क्लास में। तो साथियों, आज के इस क्लास में एसएससी एमटीएस हवलदार एग्जाम 2025 के लिए आप सभी का संडे का ऑल इंडिया लेवल का जीके का टेस्ट होगा। तो साथी, जैसा कि आज मंडे है, आज तो संडे है नहीं, लेकिन साथ ही कल संडे को आप सभी का जीके का ऑल इंडिया लेवल का टेस्ट होने वाला था, जो कि दोपहर 12:35 पे। लेकिन साथ ही कल टेस्ट नहीं हो पाया था, तो कल के टेस्ट को आज मंडे को कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो यदि आप भी साथी एसएससी एमटीएस हवलदार एग्जाम 2025 के आखिरी 1 से 1.5 महीनों की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इस टेस्ट को कंप्लीट लगाएंगे, क्योंकि साथ ही आप जानते हैं कि हमारे लिए टेस्ट कितना महत्वपूर्ण होता है। तो साथ ही जिस लेवल का आपके टेस्ट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बिल्कुल सेम साथी उसी लेवल का क्वेश्चन इस टेस्ट में रखा गया था। लेकिन कल संडे था तो टेस्ट नहीं हो पाया था, तो भाई आज मंडे को उसी टेस्ट को हम लोग कंप्लीट करेंगे। और इस टेस्ट में पूरे 55 क्वेश्चन रहने वाले हैं, और आप सभी का टारगेट 45 प्रश्न सही करना है। तो देखिएगा साथी कि आप सभी से इन 55 क्वेश्चन में से 45 क्वेश्चन सही हो पा रहे हैं या नहीं। ओके, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। तो साथ ही जैसा कि एमटीएस हवलदार एग्जाम 2025 के लिए मुख्य रूप से आपको 2 ही सब्जेक्ट पढ़ना है, एक तो साथ ही जीके पढ़ना है और एक इंग्लिश पढ़ना है। रीजनिंग मैथ में यदि आपका बेसिक क्लियर होगा तो आपको केवल पास करना रहता है, जो कि 40 क्वेश्चन में से 12 क्वेश्चन हमें ठीक करने होते, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होता है। इसलिए साथ ही रीजनिंग मैथ आप डेली जो हम क्लास करवा देते हैं सुबह 8 बजे, उसको देख लिया कीजिए, उसी में से सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। ओके, तो एक क्लास सुबह 8 बजे, एक दोपहर में 12:35 पे और एक शाम में 7 बजे। ओके, चलिए दोस्त इस टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। लास्ट में अपना स्कोर करेंगे आप सभी का आज की इस टेस्ट यानी टोटल 55 क्वेश्चन में से कितना स्कोर रहा। ओके, देखिए पहला प्रश्न, संविधान के अनुसार भारत एक कैसा संघ है? बताइए साथी। तो संविधान के अनुसार भारत क्या है? राज्यों का एक संघ है, यानी ऑप्शन है इस सवाल का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। आर्टिकल पहले में कहा गया है भारत अर्थात इंडिया क्या है? राज्यों का एक संघ है। ओके, चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड को, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत कितना था? बताइए। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत कितना था? तो याद रखिएगा 8.6% था। ऑप्शन सी क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड को, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी शक्तियां राज्यपाल में निहित नहीं है? बताइए साथी, भारतीय संविधान के अनुसार कौन सी शक्तियां राज्यपाल यानी गवर्नर में निहित नहीं है? देखिए, विवेकाधिकार इनके पास होता है, वित्तीय शक्तियां इनके पास होता है, विधायी शक्ति इनके पास होता है, लेकिन जो रीट जारी करने की शक्तियां होती हैं ये गवर्नर के पास नहीं होता है। तो डी ऑप्शन क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 को, भारत पाकिस्तान युद्ध और आर्थिक संकट के कारण कौन सी पंचवर्षीय योजना बाधित हुई थी? बताइए साथी, जो भारत पाकिस्तान युद्ध था और आर्थिक संकट के कारण कौन सी पंचवर्षीय योजना बाधित हुई थी? तो साथी देखिए, जो आपका तीसरी पंचवर्षीय योजना था, जो कि साथी 1961 से लेकर 1966 के बीच चला था। तो इसी बीच में जो क्या हुआ था, भारत पाकिस्तान की युद्ध हो गया था और एक आपका आर्थिक संकट कारण था, तो इसके कारण थोड़ा सा पंचवर्षीय योजना जो तीसरा था वो बाधित हुई थी। तो याद रखिएगा बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 को, किस जलवायु क्षेत्र की विशेषता पूरे वर्ष गर्म और आर्द्र स्थितियां होती है? बताइए, किस जलवायु क्षेत्र की विशेषता पूरे वर्ष गर्म और आर्द्र स्थितियां होती हैं? तो याद रखिएगा उष्णकटिबंधीय। ऑप्शन यहाँ से आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 को, बंगाल में सुधारवादी आंदोलन तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? बताइए, बंगाल में सुधारवादी आंदोलन तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? तो याद रखिएगा देवेंद्रनाथ टैगोर जी थे। ऑप्शन यहाँ से आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 को, प्रसिद्ध क्षत्रिय और उड़ीसी नृत्य प्रतिपादक और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार विजेता
गरिमा हजारिका का संबंध भारतीय राज्य किस राज्य से है? बताइए साथी। जो प्रसिद्ध क्षत्रिय और उड़ीसी नृत्य प्रतिपादक और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार विजेता गरिमा हजारिका का संबंध भारत के किस राज्य से है? बताइए। तो याद रखिएगा साथी, जो गरिमा हजारिका इनका संबंध असम राज्य से है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 को, भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त का कार्यकाल किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? बताइए। भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त कार्यकाल किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो याद रखिएगा साथी, ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 9 को, भारत में हरित क्रांति के बाद कौन सी क्रांति हुई जिसमें फलों और सब्जियों के उत्पादन को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया? बताइए साथी। भारत में हरित क्रांति के बाद कौन सी क्रांति हुई जिसमें फलों और सब्जियों के उत्पादन को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया? तो सर जी स्वर्ण क्रांति। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 को, रुक्मणी देवी अरुंडेल निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? बताइए। रुक्मणी देवी अरुंडेल ये किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो याद रखिएगा साथी, भरतनाट्यम से। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 को, बहिष्कृत हितकारी सभा का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? बताइए। बहिष्कृत हितकारी सभा का संस्थापक कौन था? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जी थे। ऑप्शन ए इस सवाल का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही यदि आप चैनल पे नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब कर फुल नोटिफिकेशन को ऑन नहीं किया है, आपको डेली का डेली नोटिफिकेशन नहीं मिल पा रहा है, तो साथ ही आप नोटिफिकेशन को ऑन करिए, क्योंकि 1 से 1.5 महीने में जो भी हम आपको क्लास दे देंगे बस उसी को कंप्लीट करना है। डेली का क्लास ले लेना है, सुबह दोपहर और शाम की। ओके, तो आप भाई नोटिफिकेशन को फुल करिए, जरूर ऑन करके रखिए। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय पर्व नहीं है? तो भारत का राष्ट्रीय पर्व कौन सा नहीं है? देखिए, स्वतंत्रता दिवस एक भारत का राष्ट्रीय पर्व होता है, गांधी जयंती भी होता है, गणतंत्र दिवस, लेकिन राष्ट्रीय एकता दिवस ये भारत का राष्ट्रीय पर्व नहीं होता है। तो बी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 13 को, अर्नेस्ट रदरफोर्ड के 1911 में किस प्रयोग को करने के लिए जाना जाता है? बताइए। अर्नेस्ट रदरफोर्ड के 1911 में किस प्रयोग को करने के लिए जाना जाता है? तो मेरे दोस्त याद रखिए, गोल्ड फाइल प्रयोग का। ऑप्शन सी गोल्ड फाइल प्रयोग बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 14 को, भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है? बताइए। भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है? तो ये भाग 4 में किया गया है। ऑप्शन सी परफेक्ट आंसर हो जाएगा, और आर्टिकल 36 लेकर 51 के बीच में है, जिसे आप साथी डीपीएसपी के नाम से जाते हैं, डायरेक्टिव ऑफ प्रिंसिपल स्टेट ऑफ पॉलिसी, जो कि आयरलैंड देश के संविधान से लिया गया है। चलिए अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 15 को, पोपीर नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य की गैलो जनजाति द्वारा किया जाता है? बताइए। पोपीर नृत्य ये किस राज्य की गैलो जनजाति द्वारा किया जाता है? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश द्वारा किया जाता है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 को, 1861 में प्रस्तुत किए गए किस अधिनियम ने ब्रिटिश भारत के शासन के लिए एक कानूनी ढांचा स्थापित किया? बताइए। 1861 में प्रस्तुत किए गए किस अधिनियम ने ब्रिटिश भारत के शासन के लिए एक कानून ढांचा स्थापित किया? तो साथ ही याद रखिएगा, भारतीय परिषद अधिनियम। ऑप्शन भी यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 17 को, भोलानाथ प्रसन्ना निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से जुड़े थे? बताइए। भोलानाथ प्रसन्ना ये किस वाद्य यंत्र से जुड़े थे? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा, बांसुरी से जुड़े थे। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 को, 1950 में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में भारत के मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त अन्य न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी? बताइए साथी।
1950 में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में भारत के मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त अन्य न्यायाधीशों की संख्या कुल कितनी थी? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा टोटल 7 थे। ऑप्शन यहाँ सब सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 19 को। निम्नलिखित में से किसने 322 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी? बताइए साथी, 322 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो साथी चंद्रगुप्त मौर्य ने। बी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 20 को। भारतीय खिलाड़ी आर वैशाली के संबंध किस खेल से है? बताइए, जो भारतीय खिलाड़ी आर वैशाली है इनका संबंध किस खेल से है? तो शतरंज से है। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 21 को। निम्नलिखित में से किस राज्य में थाई पूसम उत्सव मनाया जाता है? बताइए साथी, किस राज्य में थाई पूसम उत्सव मनाया जाता है? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा तमिलनाडु राज्य में। ऑप्शन सी परफेक्ट आंसर हो जाएगा। तो साथी जब से टीसीएस ने हर एग्ज़ाम को छोड़ा है, तो ईडीक्यूटी ने जब से एग्ज़ाम लेना स्टार्ट किया है, तब से मेरे दोस्त एसएससी में कुछ न कुछ गड़बड़ियाँ आ रही हैं। आप देख रहे हो इस टाइम हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, दिल्ली में लगातार चल रही हैं। आज साथी दूसरे दिन होने वाला है, देखते हैं आज कुछ बात हो पाती नहीं। कल तो भाई आपने देखा होगा दिल्ली जो पुलिस थी वो सिविल ड्रेस में आकर हमला किया था सभी स्टूडेंट और सभी रिस्पेक्टेड टीचर लोग के साथ। तो आपने देखा होगा साथी पूरे भारत में इसमें यही चल रहा है। तो आज फिर साथी हम लोग धरना प्रदर्शन करने वाले हैं। तो देखते हैं आज क्या फैसला आता है या कुछ नया नोटिस निकलता है, देखते हैं। देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार किस पूर्वोत्तर राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? बताइए, 2011 की जनगणना के अनुसार किस पूर्वोत्तर राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? पूर्वोत्तर राज्य की बात कर रहा है तो भाई याद रखिए मिजोरम है। ऑप्शन से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 23 को। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? बताइए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में उत्तर प्रदेश की केवल जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा 16.5% था। ऑप्शन ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसी लड़ाई में साथ ही अपनी हम तैयारी को भी बरकरार रखेंगे, क्योंकि जानते हैं इस लड़ाई में अपना एग्ज़ाम भी होगा भाई, ये कन्फर्म एग्ज़ाम होगा। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से लेकर 2012 की लक्षित वृद्धि दर कितने प्रतिशत की थी? बताइए, तो 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से लेकर 2012 तक चली थी। उसके बाद 2012 से लेकर 2017 के बीच में लास्ट 12वीं पंचवर्षीय योजना थी भारत की। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना में जो लक्षित वृद्धि था वो कितने प्रतिशत की दर थी? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा 9% की थी। बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 25 को। विनिमय माध्यम के रूप से कार्य करना ये किसका एक महत्वपूर्ण कार्य है? बताइए, विनिमय माध्यम के पूर्व में कार्य करना किसका एक महत्वपूर्ण कार्य है? तो साथ ही याद रखिएगा मुद्रा का एक महत्वपूर्ण कार्य है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 26 को। उच्च न्यायालय को मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? बताइए साथी, उच्च न्यायालयों की मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो आप जानते हैं साथी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ऑप्शन डी यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 27 को। कौन सी पर्वतमाला त्रिभुजाकार है जिसका शीर्ष रत्नापुरी पर है तथा अन्य दो भुजाएं ताप्ती और पवित्र नर्मदा नदी के समानांतर हैं? बताइए साथी, कौन सी पर्वतमाला त्रिभुजाकार है जिसका शीर्षक रत्नापुरी पर है तथा अन्य दो भुजाएं ताप्ती और पवित्र नर्मदा नदी के समानांतर पे है? तो साथी याद रखिएगा वो सतपुड़ा पर्वतमाला है। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 28 को। मौर्य राजधानी पाटलिपुत्र की यात्रा करने वाला यूनानी दूत निम्नलिखित में से कौन था जिसका वृत्तांत मौर्य काल का एक प्रमुख स्रोत है? बताइए साथी, मौर्य राजधानी पाटलिपुत्र की यात्रा करने वाला यूनानी दूत कौन था जिसका वृत्तांत मौर्य काल का एक प्रमुख स्रोत है? तो सर ये मेगास्थनीज है। ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे।
ओके दोस्त, तो आप जानते हैं साथी एसएससी एमटीएस हवलदार एग्जाम के लिए हमें मुख्य रूप से और बिल्कुल केवल 2 ही सब्जेक्ट पढ़ना होता है। एक तो साथी जीके पढ़ना होता है जो कि 25 क्वेश्चन आएंगे पेपर में, और एक इंग्लिश पढ़ना रहता है जो कि साथी 25 क्वेश्चन। इन्हीं 50 क्वेश्चन से साथी हमारा फाइनल मेरिट लिस्ट बन जाता है, इसी से हमारा रिजल्ट बनता है। मैथ रीजनिंग का तो बात ही छोड़ दीजिए, यदि हमारा बेसिक क्लियर होगा तो हमें तो उसको पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। आप दिन रात बस जीके इंग्लिश पढ़ते रहिए साथी, आप इसी से एक सीट पक्की कर सकते हैं। एक ही एग्ज़ाम होगा साथी, 2025 का बेस्ट एग्जाम आपके लिए है भाई। यदि आपको कोई नौकरी नहीं मिल पा रहा तो इसमें आप अपना साथी टारगेट कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, उसके बाद अपना जो भी टारगेट होगा उसको पूरा कर सकते। एक नौकरी मिल जाता है तो अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है, ये आप सभी को मालूम होना चाहिए। और इसका साथी बहुत जल्दी ही पूरा प्रक्रिया जो वो कंप्लीट हो जाता है, इसमें कुछ भी लेट नहीं होता है। इसमें आप जानते हैं कि फिजिकल होता है, रनिंग का नहीं साथी, केवल वॉकिंग का फिजिकल होता है। अब यदि 2024 का देखा होगा तो 1930 में दांडी नमक मार्च का नेतृत्व किसने किया? तो सर जी दांडी नामक जो मार्च का नेतृत्व किया गया था 1930 में, वो तो महात्मा गांधी जी के द्वारा। ऑप्शन ए परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 30 को। मिश्रित अर्थव्यवस्था में कौन कौन से क्षेत्र मिलकर काम करते हैं? बताइए, मिश्रित अर्थव्यवस्था में कौन कौन से क्षेत्र मिलकर काम करते हैं? तो साथ ही याद रखिए, एक तो सरकारी और निजी, ये दोनों मिलकर भाई काम करते हैं। ऑप्शन सी परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 31 को। भारत में स्थानीय परंपराओं के अनुसार चिंगम महीने में निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार 10 दिनों तक मनाया जाता है? बताइए साथी, भारत में स्थानीय परंपराओं के अनुसार चिंगम महीने में कौन सा त्यौहार 10 दिनों तक मनाया जाता है? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा, ओणम त्यौहार। ऑप्शन ए परफेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए साथी, आप कमेंट करके बताइए कि ओणम किस राज्य का फेमस त्यौहार है। चलिए भाई, इस सवाल का राइट आंसर कमेंट करके बताइए आप लोग। तो बहुत आपने पढ़ा है साथी, ओणम, पोंगल, बिहू, ये सब तो काफ़ी फेमस सवाल हैं भाई। आपको जुबान पे इस सवाल का राइट आंसर मालूम होगा, बताइए कमेंट करके। देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 32। 31 दिसंबर 1947 को संविधान सभा में कितने सदस्य थे? बताइए, 31 दिसंबर 1947 को संविधान सभा में कितने सदस्य थे? तो साथ ही याद रखिएगा 299 सदस्य थे। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 33 को। मयूरभंज छऊ ये किस राज्य की जनजातीय नृत्य शैली है? मयूरभंज छऊ ये किस राज्य की एक जनजातीय नृत्य शैली है? तो भाई याद रखिएगा, उड़ीसा राज्य की है। ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 34 को। ताम्र पाषाण काल की मालवा बस्तियों की अत्यधिक सघनता निम्नलिखित में से किस स्थान में पाई गई? बताइए, ताम्र पाषाण काल की मालवा बस्तियों की अत्यधिक सघनता ये किस स्थान में पाई गई? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा, मध्य नर्मदा बेसिन में। ऑप्शन बी परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 35 को। राज्य विधानसभा में किसकी पूर्व अनुमति के बिना कोई धन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है? बताइए, राज्य विधानसभा में किसकी पूर्व अनुमति के बिना कोई धन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है? तो साथ ही याद रखिएगा, राज्यपाल की अनुमति के बिना कोई विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है राज्यसभा में। ऑप्शन सी परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 37 को। खिलाफत आंदोलन निम्नलिखित में से किस समुदाय से संबंधित था? बताइए, खिलाफत जो आंदोलन था वो किस कम्युनिटी से संबंधित था? तो सर ये मुस्लिम कम्युनिटी संबंधित था। डी ऑप्शन क्या बनेगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 37 को। सरकार की विस्तारवादी राजकोषीय नीति से आमतौर पर किस परिणाम की अपेक्षा की जाती है? बताइए साथी, सरकार की विस्तारवादी राजकोषीय नीति से आमतौर पर किस परिणाम की अपेक्षा की जाती है? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा, आर्थिक विकास को प्रोत्साहन इसकी अपेक्षा की जाती है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 38 को। कबड्डी में लोना के लिए कितने अंक मिलते हैं? बताइए साथी, कबड्डी में लोना के लिए कितने अंक मिलते हैं? तो साथी याद रखिएगा 2 अंक मिलते हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 39 को।
भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार के रूप में संवैधानिक उपचारों के अधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? बताइए। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार के रूप में संवैधानिक उपचारों के अधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो साथ ही अनुच्छेद 32 में किया गया है। ऑप्शन ए परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 40 को। गोम्बे हब्बा नवरात्रि के दौरान कर्नाटक राज्य में मनाया जाने वाला ये किसका एक त्यौहार है? गोम्बे हब्बा नवरात्रि के दौरान कर्नाटक राज्य में मनाया जाने वाला है एक ये गुड़ियों का एक त्यौहार है। ऑप्शन यहाँ से आप सभी का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 41 को। टेनिस में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ के अनुसार युगल मैच के लिए कोर्ट कितने फीट चौड़ा होना चाहिए? बताइए। टेनिस में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ के अनुसार युगल मैच के लिए कोर्ट कितने फीट चौड़ा होना चाहिए? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा 36 फीट। 36 फीट चौड़ा होना चाहिए। बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 42। अशोक के अभिलेखों में कितने शिलालेख शामिल हैं? अशोक के अभिलेखों में कितने शिलालेख शामिल हैं? तो भाई याद रखिए टोटल 33। ऑप्शन ए परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 43 को। आज़ाद हिंद फौज यानी भारतीय राष्ट्रीय सेना को सुभाष चंद्र बोस ने किस देश में पुनर्गठित किया था? बताइए। आज़ाद हिंद फौज यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सेना को सुभाष चंद्र बोस ने किस देश में पुनर्गठित किया था? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा सिंगापुर में। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 44 को। भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया गया था? बताइए। भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया गया था? तो ये 2008 में स्टार्ट किया गया था। डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 45 को। भारत में धर्म की स्वतंत्रता की रक्षा भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद करता है? बताइए। भारत में धर्म की स्वतंत्रता की रक्षा भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल करता है? तो सर जी अनुच्छेद 25 करता है। बी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 46 को। उझावर थिरुनल ये किस राज्य में मनाया जाने वाला किसानों का त्यौहार है? तो साथ ही जैसा कि जानते हैं कि टेस्ट में आप सभी को थोड़े से हाई लेवल के सवाल देखने को मिलेगा, तो इसलिए भाई लास्ट में ईमानदारी से करिएगा स्कोर अपना है कि आप सभी का आज के इस टेस्ट से कितना स्कोर रहा। ओके बताइए। उझावर थिरुनल ये किस राज्य में मनाया जाने वाला किसानों का त्यौहार है? तो सर जी तमिलनाडु का है ये। ऑप्शन भी यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 47 को। भारतीय संघीय ढांचा में किस सूची में वे विषय शामिल हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं? बताइए। भारतीय संघीय ढांचा में किस सूची में वे विषय शामिल हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं? तो साथ ही याद रखिए समवर्ती सूची में है। डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 48 को। विकास के उच्च स्तर पर कौन सा क्षेत्र सकल घरेलू उत्पाद में अधिक योगदान देता है? बताइए। विकास के उच्च स्तर पर कौन सा क्षेत्र सकल घरेलू उत्पाद में अधिक योगदान देता है? तो भाई याद रखिएगा सेवा सबसे अधिक देता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 49 को। पंडित ईश्वरी प्रसाद कथक के निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित थे? बताइए। जो पंडित ईश्वरी प्रसाद थे वो कथक के किस घराने से संबंधित थे? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा लखनऊ घराने से। बी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 50 को। सरहुल उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? बताइए। सरहुल उत्सव ये किस राज्य में मनाया जाता है? तो सर ये तो झारखंड का फेमस त्यौहार है सरहुल। ऑप्शन भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 51 को। 20 जुलाई 1969 को अमेरिका अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग किसके साथ चंद्रमा पर उतरने वाले पहले मानव बने? बताइए। 20 जुलाई 1969 को अमेरिका अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग किसके साथ चंद्रमा पर उतरने वाले पहले मानव बन गए थे? तो सर जी एडविन एल्ड्रिन के साथ। डी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 52 को। वाणिज्य यानी कॉमर्स शब्द मुख्यतः किसे संदर्भित करता है? बताइए साथी।
कॉमर्स शब्द मुख्यतः किसे संदर्भित करता है? तो सर ये वस्तुओं के वितरण को संदर्भित करता है कॉमर्स शब्द। ऑप्शन से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 53 को। भारत के प्रधानमंत्री ने धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान कब लॉन्च किया? ये आपके 2025 में हो सकता है कि सवाल पूछ दे भाई। बताइए भारत के प्रधानमंत्री ने धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान कब लॉन्च किया? तो सर जी अक्टूबर 2024 में। डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 55 को। भारतीय संविधान के किस संशोधन के माध्यम से शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में नामित किया गया था? बताइए साथी किस नंबर का संविधान संशोधन हुआ था जिसके माध्यम से शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में नामित कर दिया गया था? तो सर जी 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 2002 में हुआ था। और आप सभी से एक 42वां पूछ देता है जो कि 1976 में हुआ था। ये डेटा याद रखिएगा। चलिए दोस्तों आज के इस टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन हल करेंगे। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना किस तिथि को आरंभ की गई थी? बताइए आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना किस तिथि को आरंभ की गई थी? तो सर जी 1 अक्टूबर 2020 को। डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएगा। तो साथ ही फाइनली आज के इस टेस्ट में टोटल 55 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब बताइए मेरे दोस्त कि आप सभी का इन 55 क्वेश्चन में से कितना स्कोर रहा? ईमानदारी के साथ बताएंगे मेरे दोस्त। तो उम्मीद करूँगा दोस्त आपको हर एक क्वेश्चन काफ़ी अच्छी तरीके से याद हुआ होगा और आपने बहुत ही अच्छे तरीके से हर एक क्वेश्चन को एनालिसिस किया होगा। तो साथ ही डेली आपको क्लास लेनी है और अपनी तैयारी को लगातार साथ ही डेली कुछ ना कुछ नया सीखते रहना है, उसे तैयार करना है। ऐसा नहीं कि साथ ही आप पिछले ही क्लासों पे लटके रहें और आप आगे बढ़ ही नहीं रहे हैं, तो इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। इतना मेहनत हो रहा है तो आप साथ ही मेहनत करिए, मेरे साथ बस आप सभी को मेहनत करना है। ओके साथ ही लगातार क्लास लेनी अच्छे से कंप्लीट। और हमने आपसे कहा है कि डेली जो क्लास होती है आप इस क्लास को टेस्ट के रूप में लिया कीजिए। इससे क्या होगा कि आपको कुछ प्रीवियस ईयर के सवाल मिल जाएंगे, कुछ नए सवाल मिल जाएंगे। ओके साथी, तो इसलिए भाई अच्छे से अपनी तैयारी रखिए। कोई भी आपको डाउट होता है तो कमेंट करके बताइए। ओके मेरे दोस्त, तो चलिए इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं साथ ही शाम में 6:35 पे एक और क्लास के साथ। तो आप नोटिफिकेशन को ऑन किए रहेंगे तो सबसे पहला नोटिफिकेशन आप सभी के पास जाएगा। ओके, तो चलिए दोस्त मिलते हैं शाम में एक और क्लास के साथ। सभी को जय हिंद, जय भारत। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। धन्यवाद।